नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में दोस्तों। ये है प्राइम मेंबर के लिए एक्सक्लूसिव शो और दिन भी एक्सक्लूसिव और गेस्ट भी एक्सक्लूसिव। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही नए साल में ये पहला हमारे प्राइम मेंबर्स के लिए शो है। तो पहले तो आप सभी प्राइम मेंबर्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंशुल भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल भाई, कैसा लग रहा है मार्केट की? कल जो क्लोज हुआ है वो ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लोजिंग ये हमें देखने के लिए मिली है, क्योंकि हमने देखा था कि 325-26 पर थोड़ी देर कल भी मार्केट अटक रहा था, लेकिन उसको जब तोड़ा मार्केट ने तो डिसाइसिवली मार्केट ने उसको तोड़ के ट्रेड करना शुरू किया। लास्ट के आधा घंटे से जो ट्रेडिंग क्यूज आप टेक्निकल एनालिस्ट अक्सर उठाते हो, वो क्या क्यूज हैं? कैसा लग रहा है अगले हफ्ते के लिए या इस पूरे मंथ के लिए मार्केट? तो देखिए, मैं बहुत माइक्रो स्ट्रक्चर पे काम नहीं करता हूँ क्योंकि वहाँ नॉइस बहुत ज्यादा होती है। मैं ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे ही प्ले करता हूँ। बड़ा ट्रेंड क्या है, बड़ा ट्रेंड एफआईआई अभी भी शॉर्ट बैठे हुए हैं, तो उतना मेरे लिए बहुत है कि अभी शॉर्ट पोजीशंस खड़ी हैं। 2,18,000 अभी भी खड़ी हैं फ्यूचर्स, सॉरी 1,30,000 फ्यूचर्स पे खड़ी है। 2,18,000 फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के खड़ी है। परसों के सेशन में 3,51,000 थे, कल 2,18,000 बचे, तो अभी भी 2,18,000 है। जब तक ये न्यूट्रल नहीं आता है तब तक मैं शॉर्ट्स प्ले तो नहीं देख रहा हूँ। से वापस 5,84,000 तक गए थे, जिसमें निफ्टी 26,184 की क्लोजिंग से 25,700 500 पॉइंट की गिरावट आई थी। और वहां से आप देख लीजिए कि हम 25,700 से वापस से नए हाई पे खड़े हैं। तो इवेंचुअली पुल बैक्स आ सकते हैं, बट जब तक डेटा न्यूट्रल नहीं आ रहा है मैं शॉर्ट्स नहीं देख रहा हूँ। और बॉक्स का रेक्टेंगल का ब्रेकआउट है निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, अगर ये नहीं फेल हुआ तो मान के चलिए कि नए हाई की तरफ, मतलब 26,500 और 27,000, और बैंक निफ्टी पे 61,400, ये लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेकिन अंशुल भाई, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मेंबर आपसे आंसर पूछने के लिए पूरे हफ्ते काफी मेहनत करते हैं। हालांकि हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने प्राइम मेंबर्स के ज्यादा से ज्यादा सवाल लें, लेकिन आज का एक्सक्लूसिव दिन इन्हीं के लिए रखा गया है। मनीष शाह साहब हमारे प्राइम मेंबर, 3-4 सवाल हैं इनके, चलिए पूछ लेते हैं। कोलगेट, एनएचपीसी, मोरपेन लैब, सुबेक्स और एसईपीसी, क्या बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है इन सभी में? प्लीज एग्जिट लेवल बता दीजिए अगर मार्केट रिवर्स होता है तो। एक एक करके लेता हूं, कोलगेट और एनएचपीसी। पहले अंशुल भाई इन दोनों का देख के बता दीजिए कि क्या लग रहा है इन पर। कोलगेट तो सर मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, 3515 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 1663 का टारगेट है। जितनी जल्दी जहां जिस बाउंस बैक में आप निकल जाएं उस उतना ज्यादा पैसा बचा लेंगे। 3515 टूटने के बाद से ही इस स्टॉक में कोई लॉन्ग का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और 1600 आने तक तो 1663 आने तक तो मेरा नहीं है। बीच में बहुत सारे सपोर्ट्स हैं, हर सपोर्ट से बाउंस बैक दे सकता है, बट इवेंचुअली 1663 आएगा। तो 1955 एक लेवल है जहां से बाउंस बैक कर सकता है। फिलहाल 1955, वहां से बाउंस बैक, फिर नेक्स्ट लेग में 1663। तो ऊपर नीचे स्ट्रेट लाइन, कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं जाती, तो ऊपर नीचे करते हुए मेन डायरेक्शन नीचे का है, इसका टारगेट 1663 है। एनएचपीसी और मोरपेन लैब? एनएचपीसी 75 से बाउंस करना था, प्रोबेबली 88 98 इस जोन तक बाउंस बैक कर सकता है। नेक्स्ट लेग में जब भी 75 तोड़ेगा, 46 का टारगेट खुला हुआ है। और मोरपेन लैब और सुबेक्स? मोपेल लैब में भी सेम ही चीज है। इसमें बाइंग क्लाइमेक्स 72 पे हुआ था, जिसका टारगेट 38 अचीव हो चुका है। तो फिलहाल बाउंस बैक 46 तक आ सकता है। अगर 46 नहीं रुका मोपेल लैब पे, तो फिर वापस से 38 तोड़ के 31 तक आएगा। एनएचपीसी में भी बाइंग क्लाइमेक्स हो चुका है। अब हाँ, एनएचपीसी तो बता दिए, 75 से बाउंस बैक 88 98, उसके बाद 46। खतरनाक लेवल दे देते हो अंशुल जी। और आप कई जब वो अचीव हो जाते हैं ना तो बड़ा खुशी भी होती है और दुख भी होता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं मान पाते हैं और कई बार काउंटर बाउंस बैक अलग तरीके से कर भी जाता है। तो खुशी, अब जैसे आपकी
एक में वो टूरिज्म वाली कौन सी कंपनी थी जो 7 रुपए आ गई थी, वो ईज 16 माई ट्रिप। हाँ 20 रुपए से 6 रुपए आपने बोला था, जब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वो आ गया 6-7 रुपए। सर जो आपने बोला ना कि खुशी भी होती है दुख भी होता है, जब खुशी और दुख इन सब चीज को बाहर रख के प्रैक्टिकली अपने पैसे के प्रति कमिटेड हो जाएंगे कि मैं ना अपने स्टॉप लॉस से कमिटेड हूँ, ना टारगेट से कमिटेड हूँ, ना व्यू से कमिटेड हूँ, मैं सिर्फ अपनी कैपिटल से कमिटेड हूँ। जहां मेरे को लग रहा है कि मैं गलत हो गया, मेरी कैपिटल जाने की संभावना है, वहां पे मैं तुरंत निकल लेता हूँ। तो इट इज कंप्लीटली इमोशनलेस गेम, जहां मेरी कमिटमेंट, मेरा इमोशन सिर्फ एक है, कमिटमेंट वो है घर पे मेरी बीवी, और जब मार्केट में आए हैं तो मेरा कैपिटल। ये दो हमेशा प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। अगर ये दो प्रोटेक्टेड हैं तो पूरी जिंदगी आसानी से कट जाएगी। बड़े उच्च विचार हैं आपके। ऐसी पीसी में और बता दीजिए अंशुल जी की, मतलब इसमें क्या बाइंग क्लाइमेक्स है? एसीपीसी में बाइंग क्लाइमेक्स बहुत पहले, इसमें तो बहुत पहले हो चुका है। 2011 में ही एसीपीसी में बाइंग क्लाइमेक्स 208 रुपए पे हो चुका था, जहां से नीचे आया था 1.75 रुपए के आसपास तक। फिर लास्ट सेल बिफोर द बाई था 31, वहीं से वापस पलटा है। प्रोबेबली अब एसीपीसी का मंथली चार्ट देख लीजिए, एचईजी का मंथली चार्ट देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें भी सालों लगेगा कुछ बेसिस बनाने में, जो अभी तो नहीं बन रहा है। 2019-20 में बॉटम हिट किया था, पुल बैक आई है, कोई पैटर्न है नहीं। मेरा इंटरेस्ट होगा नहीं इस चार्ट में, आना भी चाहिए तो 3250 के ऊपर ही कोई इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है। तो ये रहे मनीष जी के सवाल। चश्मा गैलेक्सी के नाम से एक हमारे आईडी बना हुआ है, हमारे एक दर्शक हैं, वो भी प्राइम मेंबर हैं। सर नाम भी लिख देते तो और ज्यादा अच्छा रहता, हमारे चश्मे पर थोड़ा इम्पैक्ट कम पड़ता। हम नाम ढूंढ रहे हैं आपका, लेकिन चलिए आपके शेयर तो मिल ही गए हैं। विमता लैब, हाईटेक पाइप और केसीपी शुगर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लग रहे हैं? पहले विमता लैब से शुरू करते हैं अंशुल जी। विमता लैब कैसा लग रहा है आपको? विमटा लैब में 587 के नीचे जितना मिल जाए एक्यूमुलेट करके चलिए, 2 से 3 साल में लगभग 1500-1600 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। और हाईटेक पाइप और केसीपी शुगर में? हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में प्रॉफिट का माल पड़ा हुआ है, तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दूंगा। बट 85 लोअर एंड ऑफ द रेंज है, 108 अपर एंड ऑफ द रेंज है। अगर 85 के आसपास मिला तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू बाई फ्रेश, और या तो 108.50 के ऊपर टिका तो भी आई वुड बी इंटरेस्टेड टू बाई। तो मेरे पास रखा हुआ है, तो अब खैर अभी मेरे को बेचना नहीं है, तो मैं इतना तो बता सकता हूँ कि कहीं भी 87-85 की जोन में मिल जाए तो बाई करके चलना चाहिए। अभी रिसेंट बाउंस बैक भी लगभग 89-20 से ही आया है। और केसीपी शुगर में? केसीपी शुगर में भी काफी अच्छी डाउन मूव आ चुकी है, और फिलहाल शुगर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मे बी लेटर हाफ जनवरी इसमें कुछ परफॉर्मेंस आ सकती है, क्योंकि वीकली पे सब में ऑलमोस्ट दिसंबर फर्स्ट सेकेंड वीक में बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। एक शार्प बाउंस बैक बजट के आसपास आ सकती है। केसीपी शुगर में भी 30-32 की जोन तक बाउंस बैक कर सकता है। चलिए ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं कनन मंडल जी, ये बोले हैं गुड मॉर्निंग विवेक सर, अंशुल सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? और लिख रही हैं कि मैं सिर्फ अंशुल सर को ही फॉलो करती हूं और उनका दिया हुआ स्टॉक ही लेती हूं, उसमें प्रॉफिट भी होते हैं, इसलिए सर को बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल जी कोई सवाल नहीं, लेकिन आपको केवल शुभकामनाएं और शुक्रिया बोल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे दिए स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी कटते हैं, तो स्टॉप लॉस बड़ा ध्यान से मेंटेन कीजिए। ठीक है। आशु जी हैं, नमस्कार आशु जी। इनका सवाल है महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अंशुल भाई, इसमें मैं अभी फ्राइडे के शो में भी बात कर रहा था कि जब से इसका ओएफएस आया और सरकार ने इसमें सक्सेसफुली अपना स्टेक सेल किया, उसके बाद से इस काउंटर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये चलना शुरू हो गया है। 60 रुपए का इनका लिया हुआ है, क्या करें सर? रिजल्ट भी आने वाले होंगे इसके। सर महाबैंक का ब्रेकआउट हमने लगभग प्रिडिक्ट किया था दिसंबर फर्स्ट वीक में, और वो आया ही नहीं, तो हमने अपनी वॉच लिस्ट से हटा दिया था। बट इवेंचुअली दिसंबर एंड में ये ब्रेकआउट आया है। वीकली चार्ट करके देखेंगे तो 55 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। पहला तो ब्रेकआउट 58 के पास था, उसके पास चौपी रहा, इवेंचुअली 61.65 के ऊपर ब्रेकआउट बना है। तो स्टॉक में अगर आप हैं तो लॉन्ग बने रह सकते हैं।
ऊपर में ये जो ब्रेकआउट आया है इसका ऊपर का टारगेट पहला बनता है 68.66 और उसके ऊपर 71.31। तो ये दो लेवल तक के लिए फिलहाल लॉन्ग रह सकते हैं। ठीक है, एक सवाल मिला है हमें यहाँ पर LTTS पर, इन्हीं का आशु जी का 4660 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं और बैंक 20 भी इन्होंने लिए हुए हैं 2500 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 600। 3 से 4 महीने का व्यू है LTTS पर और बैंक 20 पर, क्या करना है सर? ये बैंक बीच में 3-4 महीने का व्यू रखने की जगह हर 3-4 रुपए नीचे लेते जाइए और 3-4 रुपए ऊपर बेचते जाइए। इतने ट्रेड आपको मिल जाएंगे कि आप किसी भी फंड मैनेजर को आराम से बीट कर लेंगे। LTTS में लोअर एंड ऑफ द बेस 4000 के आसपास है और लास्ट हाँ 4000 के पास लोअर एंड ऑफ द बेस है और 4800 एक मिडवे रेजिस्टेंस है। अगर 4800 निकलता है तो अपर एंड ऑफ द रेंज 5571 के आसपास है, वहां तक आ सकता है। तो अगर ले लिए हैं आराम से होल्ड कीजिए, कोई खास दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। एक हमारे दर्शक हैं रोहन सचदेव साहब, पहले तो गुड मॉर्निंग रोहन जी, आपको भी। पूना वाला फिनकॉर्प बोल रहे हैं कि सर मैंने एंट्री तो बहुत अच्छी की थी 470 रुपए पर, लेकिन जब 570 आया तो एग्जिट नहीं कर पाया क्योंकि मैं स्क्रीन से थोड़ा दूर रहा, कुछ अर्जेंसी रही। लेकिन अब क्या लग रहा है पूना वाला फिनकॉर्प को लेकर? अंशुल भाई, इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, कुछ दिनों में आ ही जाएंगे, अभी 15 दिन में। और दूसरी चीज ये है कि रिजल्ट्स एनबीएफसीज कंपनीज के इस क्वार्टर में भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, एनबीएफसीज और बैंक्स के कुछ कुछ। हालांकि बैंक्स ने ये बोल दिया, एक्सिस बैंक ने जो अभी पीछे बोला था कि हमारा Q3 रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, एनआईएम्स थोड़े से प्रेशर में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एनबीएफसीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो कट हुआ है उसका सीधा फायदा एनबीएफसीज को मिला है। क्या लग रहा है सर, पूना वाला फिनकॉर्प बाउंस बैक लेगा? देखिए, पूना वाला फिनकॉर्प में एक ब्रेकआउट फेल हुआ था 505 रुपए पे और वहां से 50 वीक मूविंग एवरेज 433 तक पुल बैक लिया और वापस से सेकंड अटेम्प्ट मार रहा है। सेकंड अटेम्प्ट हमेशा पावरफुल होता है और सेकंड अटेम्प्ट फेल हो तो थर्ड अटेम्प्ट एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। बट जनरली 100 में से 80 बार सेकंड अटेम्प्ट में ही चीजें निकल जाती हैं। तो 500 505 इस जोन के ऊपर जैसे ही वीकली पे क्लोज करेगा, क्योंकि मंथली पे बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, तो जैसे ही 505 के ऊपर वीकली पे क्लोजिंग आएगी, जो 800 रुपए 700 से 800 का जो टारगेट जोन है वो वापस से इनसाइड आ जाएगा। तो 500 505 निकलने के बाद आराम से इसमें बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है सुदीप जी का। इनका सवाल है पावर ग्रिड पर 280 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, अभी क्या करें सर इस काउंटर पर? 1 साल का ये टारगेट पूछ रहे हैं। देखिए, 1 साल में तो आपको बहुत आराम से 240, और अगर 240 टूट गया तो 210, मतलब 210 तक मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है 1 आध साल में। फिलहाल प्री बजट रैली में पुल बैक में 290 तक जा सकता है, वहां पे एग्जिट ही करना चाहिए। ठीक है, और मैक्स हेल्थ केयर इन्होंने लिए हुए हैं 1130 रुपए के, अभी 1060 रुपए चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इनकी खरीद से अंशुल जी करीब 70 रुपए करीब करीब हाँ 70 रुपए डाउन है। क्या करें इस काउंटर पर? मैक्स हेल्थ तो 1200 रुपए से अपन डिस्कस कर रहे हैं सर, 1057 का टारगेट है और 1057 के नीचे जैसे टिकना स्टार्ट करेगा, जो कर दिया है, तो आपका टारगेट 830 रुपए के आसपास का खुलेगा। तो आई एम एक्सट्रीमली बेरिश ऑन दिस काउंटर। एक इमीडिएट सपोर्ट 938 पे है, वहां तक आ रहा है, वो टूटने के बाद 835 और 835 टूटने के बाद 740, ये दो लेवल आराम से आ सकते हैं। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं सयानी नाहा के नाम से, आई थिंक इनका आईडी है। इनका सवाल है मोतीलाल नेस्डेक 100 के, इन्होंने कुछ यूनिट्स ली हुई हैं 236 रुपए 54 पैसे के आसपास, इनको लॉस हो रहा है, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या रख लें अभी? ये नेस्टेक में ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में है, 26,283 और 24,470। तो नेस्टेक फिलहाल कंसोलिडेशन में है, तो उसका ETF भी बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा, बट बने रहना चाहिए इन, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर पकड़ेंगे
तो आपको आराम से 27,000 27,500 तक नैस्डैक जाते हुए दिख रहा है, तो इसमें भी आपको आराम से अपसाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेस्डेक 100। अंशुल भाई, वैसे अमेरिकन मार्केट के चार्ट लग कैसे रहे हैं आपको? सर अमेरिकन मार्केट अगर डाउ और नेस्डेक देखोगे, आपने एक बार याद है अंशुल भाई, आपको याद है एक बार कि आपने बोला था कि डाउ वीक लग रहा है और नेस्डेक शायद स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कुछ ऐसी मतलब वाइस वर्सा प्रेडिक्शन दी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि आपने या तो डाउ पे बुलिश थे या नेस्डेक पे बुलिश थे, और आपने बोला था कि डाउ पे बुलिश थे और नैस्डैक पे टारगेट अचीव हुआ था, तो दो चीज हो सकती थी, या प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज। तो नैस्डैक थोड़ी सी 3 हफ्ते की प्रॉफिट बुकिंग लिया, 26,000 से 24,500 आया, फिर वापस से वही मीडियन ऑफ द रेंज पे आके खड़ा हुआ है। तो नैस्डैक हल्का सा वीक है, मतलब वीक नहीं कहूंगा, साइडवेज है कंसोलिडेशन में, और डाउ जोन्स उसी की वजह से थोड़ा सा अटक गया है, बट अपनी बुलिशनेस बरकरार रखे। तो डाउ जोन्स में कहीं भी 52-53,000 तक की अपसाइड आराम से बन सकती है, 48,500 पे खड़ा है, तो इवेंचुअली जब नैस्डैक की कंसोलिडेशन कंप्लीट होगी तो डाउ भी तेज हो जाएगा। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है नैन्सी जी का। पहले तो नैन्सी जी बोल रही हैं, हैप्पी न्यू ईयर ऑल, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द गुड थिंग्स इन लाइफ। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई विश यू द सेम, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिली एंड टू यू आल्सो, और बहुत अच्छा पैसा कमाएं आप। इनका सवाल है कि सोमदत्त डिस्टिलरीज SDBL और कजारिया सेरामिक्स में ये एंट्री कर सकती हैं या नहीं? STBL बाउंस बैक के लिए करना है तो 116 तक के लिए कर लीजिए, बाकी अभी बहुत अच्छा कोई बाई नहीं बना है GM ब्रिवरेज में, और अगर रिवर्सल बनता है तो यूनाइटेड स्पिरिट में बनेगा। कजारिया सेरामिक में वीकली चार्ट पे हैमर है, 996 का ब्रेकडाउन था, लास्ट वीक ब्रेकडाउन दिया, उसी के लो को स्वीप किया है, बट 996 क्रॉस नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट वीक में अगर कहीं भी 996 1000 क्रॉस होता है, एक बाउंस बैक आप 1070 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में कुछ बाउंस बैक इसमें बन सकता है। सिद्धार्थ नाथ जी हैं। पहले तो नमस्कार सिद्धार्थ जी, इनके सवाल हैं 3-4, नायका, HEG, इंडिया इन्फोलाइन, साई लाइफ, इनमें से आपका कोई पसंदीदा दोनों स्टॉक्स के शॉर्ट टर्म टारगेट एंड स्टॉप लॉस प्लीज बता दीजिए। नायका और HEG, पहले तो HEG तो आपका वन ऑफ द फेवरेट काउंटर है अंशुल भाई, इसकी तो स्टडी आपको शायद बिना देखे भी याद रहती होगी आजकल। बताएं सर, नायका और HEG में क्या लग रहा है? ये HEG 617 के ऊपर गया, क्लोजिंग भी वीकली पे आई है, लेकिन ऊपर से एक वीक कैंडल है, तो HEG में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको प्ले करना ही है तो अब स्टॉप लॉस रिवाइज 597 पे कर लीजिए, 630 के ऊपर एक छोटा सा प्ले बन सकता है 781 तक के लिए, बट मेरा इंटरेस्ट इस काउंटर में बिल्कुल भी नहीं है, आई वुड नॉट प्ले। नायका में जो 145 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 223 पे IPO बेस, उसके बाद से लगभग 12-13 हफ्ते हो गए कंसोलिडेट करते हुए, 3, 6, 9, 12, 13 हफ्ते हो गए कंसोलिडेशन का। अब जब भी फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा 270 के ऊपर, सीधा सीधा 315 का जो टारगेट है वो आ जाएगा। तो नायका जैसा बिहेव करना चाहिए ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, और इंडिया इन्फोलाइन, साई लाइफ में भी एक व्यू चाहिए सर। देखिए IIFL में तो जो ब्रेकआउट हमने एक्सपेक्ट किया था 59 वीक्स का 551 पे, एज इट इज जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा चला, और रेजिस्टेंस जोन 649 को हिट किया है। तो अब यहाँ से प्रोबेबली 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन या पुल बैक आ सकता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव बनेगी। तो जिसने भी 550 के आसपास लिया है, एक बार अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अब यहाँ से कंसोलिडेशन या पुल बैक, दो में से एक चीज हो सकती है। साई लाइफ वीकली पे एक बड़ी डाउन कैंडल थी 25 अगस्त को, जिसमें 53 मिलियन का माल बिका था। उसके बाद कोई फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला, क्योंकि पूरी सेलिंग IPO बेस के हाई तक आई थी, तो रीटेस्ट हुआ है। चूंकि बड़ी कैंडल थी, उसके अंदर ही 3, 6, 9, 12, 15, 18 हफ्ते हो चुके हैं। साई लाइफ में 943 निकलने के बाद ही कोई बड़ी और फ्रेश ट्रेड बनेगी। ठीक है,
सुनील जी हैं। गुड मॉर्निंग सुनील जी। एम्बर एंटरप्राइजेस और पॉलीकैब इसमें पूछ रहे हैं बाइंग लेवल 12 से 18 महीने के लिए कहां पर बन रहे हैं सर? देखिए पॉलीकैब में तो यहीं कर लेना चाहिए। 7,552 का ब्रेकआउट फाइनली कपनाडल का आ चुका है। स्टॉप लॉस ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 7,340 या 6,932 जो भी कंफर्टेबल लेवल लगे उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में 9,000 से 10,000 तक के बीच में ये जा सकता है, तो पॉलीकैब तो अच्छा ही लग रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेस में फील्ड ब्रेकआउट है 8,000 पे और बॉटम ऑफ द रेंज 5,235 है, तो 5,235 आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो एम्बर एंटरप्राइजेस और पॉलीकैब दोनों में सर आपको उत्तर मिले हैं। आशु जी, आपके सवाल में सारे ले चुका हूं। अब सवाल आया है सुशील जी का। अंशुल सर, एमटीआर टेक का इसमें कुछ पोल फ्लैग पैटर्न वीकली चार्ट पर बन रहा है क्या, या डबल बॉटम ऑन मंथली चार्ट? ये पूछ रहे हैं कि शुड वी प्ले दोनों चीजें मंथली पे डबल, हाँ, ये बोल रहे हैं कि मंथली पे शुड वी डबल प्ले बॉटम भी है, 3550। जी जी, मंथली पे डबल बॉटम भी है और वीकली पे नॉट एग्जैक्टली फ्लैग बट फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। हर कीमत पे 2559 2600 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव बैठे। मैं रफ चार्ट है, मैं नहीं प्ले करता इस ब्रेकआउट को, मतलब टाइटली कॉइल्ड नहीं है, तो आई वुड नॉट प्ले दिस चार्ट। मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज कैचअप होने में शायद 3-4 महीना लगा दे, उसके बाद भले इंटरेस्ट आ सकता है। मतलब ये जो 3500 का टारगेट सोच रहे हैं अंशुल भाई, ये अभी अचीव नहीं होगा मतलब आपके हिसाब से? अभी मुश्किल है थोड़ा। हाँ, मंथली पे अभी और 3-4 महीना लग सकता है पूरी चीज डेवलप होने में। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुशील जी, आपने देखिए पैटर्न पकड़ने शुरू किए, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। ठीक है, काउंटर अभी नहीं परफेक्ट निकला, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दर्शक कितनी मेहनत करने लगे मुझे देख के मैं गदगद हो रहा हूँ। और जाहिर सी बात है आपके प्रिंसिपल साहब अंशुल जी भी खुश हो रहे होंगे कि फाइनली उन्होंने जो स्टडी बतानी शुरू की थी, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अंशुल जी, कोई प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल भाव नहीं है आपके चेहरे पर आज। नहीं सर, ये तो साइड इफेक्ट ट्रेडिंग का होता ही है, क्योंकि आप ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन इमोशन है। मैं एक शब्द आपके ऊपर थ्रो कर दे रहा हूँ। कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, यूएस मतलब इंडियन है, यूएस में ट्रेडिंग करता है, लगभग कितना 500 करोड़ का कुछ का फंड है उसका। तो वही चीज उस पर बात हो रही थी कि इमोशंस सबसे खराब चीज है, आपको पूरा डेटा ड्रिवन होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे करके स्पिल ओवर आपकी डेली लाइफ में भी आने लगता है कि बहुत चीजों पे आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां इमोशंस ट्रिगर ही नहीं होते हैं। तो वो एक दिक्कत तो धीरे धीरे होने लगी है, बट अच्छी है दिक्कत, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, तो ये दिक्कत बहुत अच्छी है, सबको होनी चाहिए। दूसरी चीज आई वुड से कि अगर आप पैटर्न पढ़ ही रहे हैं तो वीकली विनर्स रीड करना सीखिए। हर हफ्ते के एंड पे ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में स्कैनर दिया हुआ है, उसमें परफॉर्मेंस लगा के देखिए 1 मंथ के विनर, जिसमें भी 30% से ऊपर 1 मंथ की मूव आई है, उसको स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। जैसे करंट वीक में अगर आप करेंगे आपको 52 स्टॉक्स मिलेंगे, 52 स्टॉक को रीड करना स्टार्ट कीजिए। अभी सुबह से मैं वही कर रहा था कि कोई कितने उसमें फ्लैग चले। जैसे इन्फोबीम हमने वीकली में पकड़ा था, इन्फोबीम इज वन ऑफ द विनर। 1 2 3 4 5 6 7 7वें पोजीशन पे आएगा इन्फोबीम, अगर आप ऊपर से मंथली विनर में स्कैन करेंगे। तो अपन ने इन्फोबीम पकड़ा, अपन ने एसएमसी ग्लोबल 9वें स्थान पे, ये भी अपन ने पकड़ा। कुछ इसमें स्टॉक छूट गए, मार्केट कैप की वजह से छूट गए, कुछ ट्रेड टू ट्रेड की वजह से छूट गए, बट नॉनदलेस अगर 52 स्टॉक में आपने 2 स्टॉक भी पकड़ लिए हैं तो आप मान के चलिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल ठीक। एलिस 30265 के नाम से आईडी है, आप अपना नाम भी बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आईटीसी बड़ा इंटरेस्टिंग ये शेयर है, 351 का इन्होंने लिया है, और उसके बाद में इनके दूसरे शेयर्स पर बात करूंगा। आपका व्यू और क्या स्टॉप लॉस रहेगा अंशुल भाई? 400 रुपए से 350 तो आ गया एक एक्साइज ड्यूटी के खबर से। अभी उम्मीद है 348 का इसका मिनिमम टारगेट था जो कल ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई थी, और मैक्सिमम टारगेट 504 का था और 500 तक का था। अब और जो हमने 8 ब्रोकर्स का पोल देखा था तो उसका एवरेज प्राइस आ रहा था 416 रुपए। अब आप बताओ कि 348 416 एक मिनिमम टारगेट और एक एवरेज टारगेट, क्या ही रेंज ठीक है?
एक्साइज ड्यूटी और नॉट, इसको आना था 358 रुपए तक, जो लेवल हम बहुत समय से, एक साल से लगभग डिस्कस करते आ रहे थे कि ये जब अक्टूबर 2024 में पीक हुआ था और 453 टूटा था, तब से 358 का टारगेट खुला था। बट आईटीसी एकदम फर्स्ट गियर में चलता है, वो जो मॉल वगैरह में बच्चों की कार होती है जिसमें रिमोट कंट्रोल से चलती है, ये वो वाली स्पीड से चलता था। तो एक्साइज ड्यूटी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर गया कि जो इसको एक साल में करना था वो 2 दिन में हो गया। अब यहाँ से मे बी डाउनसाइड बहुत ना आए, पहले एक बाउंस बैक कर दे 380 तक, बट इवेंचुअली अगर 358 के नीचे टिका रहा तो फिर 280 का टारगेट खुलेगा। और सीएनएक्स एफएमसीजी में ब्रेकडाउन है 54,066 का, 54,066 का ब्रेकडाउन है, जिसका टारगेट 50,200 है। तो जितने स्टॉक्स आईटीसी की गिरावट को नलीफाई करने के लिए चले हैं, हिंद यूनिलीवर, कुछ हद तक कोलगेट, मैरिको, ये सारे जैसे ही हल्का सा बाउंस बैक आईटीसी में आएगा, ये सारे तेजी से नीचे आने लगेंगे। तो आईटीसी ने ब्रेकडाउन करा दिया एफएमसीजी पे, बाकी स्टॉक्स इसको नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है। एक काउंटर है मार्को लाइंस, इन्होंने 162 का लिया है और कोपरान 152, 152 का लिया है कोपरान, और मार्को लाइंस 162 का। इन दोनों पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। मार्को लाइन में सर आईपीओ बेस बन रहा था, बट खराब हुआ है पैटर्न 26 दिसंबर की नेगेटिव कैंडल के बाद से। प्रोबेबली ये स्टॉप लॉस कट जाएगा, 155 का स्टॉप लॉस है, मोस्ट लाइकली कट जाएगा। हालांकि एक चीज अच्छी है कि केवल फ्राइडे की कैंडल में थोड़ा सा वॉल्यूम था सेलिंग पे, बाकी किसी कैंडल पे सेलिंग वॉल्यूम नहीं था अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव वॉल्यूम। तो आई वुड बिलीव कि ये फॉलिंग चैनल में अभी भी ट्रेड कर रहा है, और स्टॉप लॉस तो अगर कटेगा तो हम काटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम नहीं काटेंगे। बट जो फॉलिंग चैनल बना हुआ है, इसका अगर दोबारा से ब्रेकआउट 168 के ऊपर आया, तो जैसा मैं बार बार कहता हूँ, सेकंड अटेम्प्ट बहुत पावरफुल होता है। अगर सेकंड अटेम्प्ट लिया 168 170 के ऊपर, तो हम दोबारा इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर 155 का स्टॉप लॉस कटा तो, नहीं कटा तो धीरे धीरे करके रिवर्स कर जाएगा। ठीक है। सुशील जी पूछ रहे हैं 3 सवाल फिर, नजारा टेक, आईएमएफए और प्राइम फोकस, इन तीनों पर कोई पॉसिबल प्ले हो सकता है क्या? नजारा टेक देखना अंशु जी, इस पर इस काउंटर पर आपकी राय? देखिए, नजारा में कहीं ना कहीं लास्ट वीक में कुछ ना कुछ तो इंस्टीट्यूशन बाइंग हुई है। 1336% वॉल्यूम राइज था मंडे को 21 मिलियन का, और पिछले ट्यूसडे उसके बाद फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मतलब पिछले हफ्ते के ट्यूसडे और करंट वीक में मंडे से फ्राइडे तक कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन बाइंग हुई है। और जो प्रीवियस हाई था 279 274 का, इसके नीचे ब्रेकडाउन आया था, उसको रिक्लेम किया है। तो 306 तक इमीडिएट आ सकता है, 306 के ऊपर टिक गया तो फिर 356 का टारगेट खुल जाएगा। आईएमएफए और प्राइम फोकस पे और बताइए, इन पर क्या फोकस रखें? ये आईएमएफए में 978 का ब्रेकआउट था, उसके ऊपर फिर फ्रेश ब्रेकआउट 1387 का बना है, जिसका टारगेट लगभग 1800 है। तो अगर 1387 नहीं टूटा नीचे में, तो आईएमएफए आराम से आपको 1700 रुपए तक का टारगेट दे सकता है। प्राइम फोकस में भी बड़ा जबरदस्त चला प्राइम फोकस। ये इसका मेजर एक्सपोजर कनाडा साइड पर है, और कनाडा के साथ हमारे टैरिफ वेरिफ के बाद जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उल्टा ये चलना शुरू हो गया, और रिश्ते भी बीच में खराब हुए थे हालांकि हमारे कनाडा के साथ। देखिए, प्राइम फोकस में मंथली पे डबल इनसाइड मंथ का ब्रेकआउट था। ये स्टॉक आपको याद होगा, हमने बाई मतलब मनी 9 पे 22 सजेस्ट भी किया था। फोकस, प्राइम फोकस हमने सजेस्ट करना स्टार्ट किया था दिसंबर 215 ऑड लेवल से। तो यहाँ से हमारे टारगेट्स पूरे अचीव हुए, हाई बना 247, अब 4 अप वीक हो चुके हैं, और मंथली चार्ट पे 38% की मंथली कैंडल है। तो प्रोबेबली थोड़ा सा एक पुल बैक टुवर्ड्स 206 आ सकता है, और अगर लो वॉल्यूम पुल बैक रहा तो ये सेकंड लेग अप मूव भी देगा। फिलहाल करेक्टिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जो कुछ समय चल सकता है, मे बी 206 तक भी पुल बैक ले सकता है, बट इवेंचुअली कुछ ना कुछ अच्छा पैटर्न मंथली पे बनेगा और सेकंड लेग अप मूव देगा। ठीक है।
रोहित तिवारी जी, गुड आफ्टरनून सर। टाटा केमिकल 936 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि होल्ड करूं या किसी और स्टॉक में मूव कर दूं। टाटा केमिकल 778 77 नई ड्राइंग ही बना लेते हैं। 747 का मेजर सपोर्ट है, ये टूटता है तो खराब होगा। अगर ये होल्ड हो गया तो वापस से 1026 तक की अपमूव दे सकता है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, इन्हीं का है। हिंदुस्तान कॉपर या नाल्को में करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं क्या? नाल्को तो बेचने का समय आ गया। हिंद कॉपर में नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को में अब स्टॉप लॉस आपका 312 रुपए का होना चाहिए। 312 टूटे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मंथली पे 5th ऑफ मंथ है, वीकली पे मल्टीपल अप वीक्स हो चुके हैं, तो अब ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड बाइंग भी वर्टिकल अप मूव मिले तो स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हुए निकलने की कोशिश कीजिए। 312 अगर टूटे तो तुरंत निकल जाइए क्लोजिंग बेसिस पे। तो ऑलमोस्ट जूस निकल चुका है इसका। हिंद कॉपर में भी एटीआर एक्सटेंशन 29 दिसंबर को भी था, 30 दिसंबर को भी था, कल भी था। तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। कहीं भी वीकली पे मूविंग एवरेज कैचअप तक अगर ये टाइट रेंज में रह गया तो सेकेंड लेग बाइंग बनेगी। यहाँ तो मैं नहीं बाई कर रहा हूँ। ठीक है, अदानी ग्रीन पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं कि अदानी ग्रीन में क्या करें सर? अदानी ग्रीन में कुछ भी नहीं कर सलाह दे पाऊंगा। मैं खुद ही रोज ही ऑप्शंस अपने एडजस्ट कर रहा हूँ, तो अदानी ग्रीन में कोई सलाह नहीं है। व्यू अभी भी ऊपर का है 1160 रुपए तक का। अदानी एनसॉल में जरूर हम टारगेट के आसपास आ चुके हैं। 1090 का टारगेट था, 1067 का हाई बना है। तो यहाँ पे अदानी एनसॉल में जरूर 50-60% पोजिशन बुक कर लेना चाहिए। बाकी 50% 1090 के आसपास रिव्यू करेंगे। ठीक है, बंधन बैंक, सुरेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं, 174 रुपए के लिए हुए हैं। बड़े प्रॉब्लम में रहता है ये बैंक। सारा बैंकिंग देखो कहां से कहां पहुंच गया सर, ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी पहुंच गया। एक है बंधन बैंक का, जिसमें कि चलने का नाम ही नहीं लेता ये शेयर। क्या करें सर इसमें? सर चलता इसलिए नहीं है क्योंकि आईपीओ बेस नहीं बना है। आईपीओ के टाइम में जो लो बने थे पहले 436, उसका ब्रेकडाउन आया और सेकेंड लो बना था 356। दोनों को बार बार रिजेक्ट कर रहा है। फिर नया लो बना था 150, अब उसके आसपास काफी समय से स्वीप करके झूल रहा है। मे भी अगर दिन फिरे तो एक बाउंस बैक हमेशा ही 20 मंथ मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक करता है नया लो बना के। फिलहाल नया लो बनाया और 20 मंथ मूविंग एवरेज 166 पे है, तो यहाँ तक बाउंस बैक कर सकता है। निशा जी हैं, ये पूछ रही हैं, पीएनबी हाउसिंग और सनफ्लैग आयरन, इनको करंट लेवल्स पर ले सकते हैं क्या, बाय कर सकते हैं? और देखिए सनफ्लैग आयरन में है तो ब्रेकआउट, लेकिन वीकली चार्ट या मंथली देखेंगे तो वेजिंग अप काइंड ऑफ मूव है। मेरा इंटरेस्ट इस काउंटर में नहीं होगा क्योंकि वेजिंग अप मूव में फेलियर, ब्रेकआउट दिखा के फेल करके ट्रैप बहुत आराम से होता है। तो मैं अपने उसको चार्ट ही नहीं देखना चाहूंगा, मतलब अपनी वॉच लिस्ट से ही हटा दूंगा उसको। पीएनबी हाउसिंग में जरूर 956 का ब्रेकआउट आया है, खींच के 1063 तक जा सकता है, जो वीकली पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है 1058 पे, वहां तक जा सकता है। ठीक है, नितेश सारंगी जी हैं, आलोक इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं सर, इन्होंने 19 रुपए के लिए हुए हैं। फिर उसके बाद इनके 2-3 सवाल और लेता हूं मैं। सर आलोक इंडस्ट्री में जो पुल बैक 20 वीक मूविंग एवरेज तक आना था, करंट वीक में आया 1720 1769 का हाई बना के फिर नीचे आ गया। तो धीरे धीरे पंक्चर करने की कोशिश कर रहा है उसको। और जो लास्ट लो बना था अप्रैल 2025 में 14 का, उसके अगेंस्ट तो हायर लो बन रहे हैं। तो इवेंचुअली जब मूविंग एवरेज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, स्टॉक में आराम से 23 रुपए वीकली का जो हाई है, मंथली का स्विंग हाई 2350, यहां तक आराम से अप मूव आ सकती है। ठीक है, और एक शेयर है देवानगिरी शुगर, यहाँ पर क्या करें सर? 3.70 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पे हमने बाई दिया है सर अपने क्लाइंट्स को 370 में। वापस से जब 3.49 का लो स्वीप हुआ था और हाई क्रॉस हुआ उसका 3.72 का, तो हमने वापस से बाई दिया है। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में 388 से 393 के बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर स्लाइस थ्रू किया तो फिर 410 तक के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है,
एटीजीएल इस काउंटर पर मूव तो आया था अंशुल भाई अभी इस वीक में, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि फिर दोबारा धीरे धीरे करके रिट्रेस होता चला गया, 587 पर आ गया, अब 600 को पार कर चुका था, 620 के ऑलमोस्ट पार पहुंच गया था। इन्होंने 617 रुपए के लिए ही लिए हुए हैं, क्या करें इस काउंटर पर? जब 560 रुपए से 620 तक गया था और अभी 587 पे है। नीचे इसलिए आ गया क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज से सेलिंग आई है, तो अब एक दो बार 15, 1 2 3 4 चौथी बार 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर रहा है। जनरली 3 टेस्ट के बाद ब्रेकआउट आता है, कल आते आते रह गया, इवेंचुअली ये ब्रेकआउट कर लेगा ऊपर में 635 जो ट्रेडर्स का इंटरेस्टिंग लेवल है वहां तक की मूव बन सकती है। 635 निकलने के बाद फिर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए 708 780 तक के लिए। अदानी पोर्ट्स 1440 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? अदानी पोर्ट में वीकली चार्ट पे हैमर बना है, 10-20 वीक मूविंग एवरेज रीटेस्ट हो गया है। अब अगर 1500 निकलता है तो फिर ऑल टाइम हाई 1606 पार करते हुए 2000 की तरफ चल देगा काउंटर। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इन्होंने 310 रुपए के लिए हुए हैं, 285 चल रहा है, इस पर आपकी राय सर? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 261 के आसपास जब स्वीप कर रहा था, हैमर बना था, हम 275 पे अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग कराए हैं। 294 पे हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे और डिप पे वापस ऐड करने की कोशिश करेंगे, और अगर 294 स्लाइस थ्रू हुआ तो फिर 320 तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और 320 निकला तो फिर ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ठीक है। श्रवण सिंह जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर भी रहते हैं। सीएसबी बैंक 445 रुपए का लिया हुआ है, इसमें क्या टारगेट रहेगा सर? सीएसपी बैंक में 105 हफ्ते का ब्रेकआउट आया है बीसीपी पैटर्न का। 444 पे टारगेट बनता है 700 रुपए। तो अगर अभी डेली और वीकली पे मूविंग एवरेज एक्सटेंड हो चुके हैं क्योंकि करंट वीक में ही 15% चला है स्टॉक, और मंथली चार्ट पे 2 अप मंथ हो चुके हैं, नहीं सेकंड अप मंथ है। वीकली पे 3-4 हफ्ते टाइट रेंज मिलती है तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, बाइंग का अच्छा कैंडिडेट बनेगा। 600 से 700 रुपए आराम से जाना चाहिए। एक सवाल है, इनका एमसुमी में वीकली ब्रेकआउट आ रहा है क्या? एमसुमी पे वीकली ब्रेकआउट याद है आपको अंशुल जी, इसको हमने 38 रुपए पर डिस्कस किया था एक बार स्टॉक एक्सरे में, और हमने बात भी की थी कि इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। उस समय ये 38 रुपए ही चल रहा था, पूरा मिड कैप स्मॉल कैप पिटा, लेकिन ये काउंटर ऐसा रहा जो कि अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के सहारे अपने अच्छी लेवल 48-49 तक आता है, लेकिन फिर ये लौट जाता है बार बार। इस काउंटर का थोड़ा देख के बताओ कि ये इस बार क्या करने वाला है। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्ले करते समय ये फ्रस्ट्रेशन तो आपको झेलनी ही पड़ेगी कि स्टॉक तेजी में तेज नहीं होगा और मंदी में पिटेगा भी नहीं, तो वही चीज हो रही है। अब वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बना है, वॉल्यूम ऑलमोस्ट 117%, 217% वॉल्यूम राइज था, 49.44 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, वीकली पे आई है और बढ़िया कैंडल से आई है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में मेरे लिए बाई कैंडिडेट बना रहेगा। अगले कम से कम 15-16 हफ्ते यानी 4 महीने के लिए आराम से। अगर ये अब जाके अगर 46 नहीं तोड़ता है, जो कि स्टॉप लॉस की तरह यूज करना चाहिए, अब अगर 46 नहीं तोड़ा तो एक एरिया ऑफ रिएक्शन 51.92 जो ऑल टाइम हाई है वहां बनेगा, और वो निकलने के बाद 65 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। तो इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्ले अपने फैग एंड पे है, तो मोमेंटम बनना स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। अवंती फीड ये 980 रुपए पर इन्होंने लिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं 1500 रुपए का टारगेट, ये सही सोच रहे हैं क्या? अगर 900 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन हो गया तो 1500 रुपए मिल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर। मैं दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ एक जो दर्शक हैं वो बार बार अपने सवाल ना पूछें, ज्यादातर दर्शकों के सवाल हमने ले लिए हैं। इस शो को पीछे भी आप जाकर देख सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं लोहित चोपड़ा साहब, ये महाराष्ट्र सीमलेस पर पूछ रहे हैं, सर इस पर क्या है आपकी राय? महाराष्ट्र सीमलेस में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 417 का टारगेट खुला हुआ है। बाइंग क्लाइमेक्स और 831 पे हुआ था। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर,
मिनेश पटेल जी का, वो बोल रहे हैं कि प्राइम मेंबर कैसे बन सकते हैं। सर इसमें सीधा है कि आप हमारी उस पर जाइए, ऐप पर जाइए, आप वेबसाइट पर जाइए, वहां पर प्राइम मेंबर के लिए लाइन खुली हुई है। आप उसमें मेंबरशिप के लिए सीधा लॉग इन कर सकते हैं। वीआईपी मेंबरशिप होती है और इकोनॉमिक मेंबरशिप होती है, स्टैंडर्ड मेंबरशिप भी होती है। तो 3 तरह के स्लैब्स हैं और वहां पर जिस भी मेंबरशिप को आप ज्वाइन करना चाहते हो वहां पर पेमेंट करके आप एंटर कर सकते हो। वहां पर दिशा निर्देश आपको सर सीधे मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हमारे दर्शक हैं ससाधर साहू जी। गुड मॉर्निंग सर। बजाज ऑटो और हीरो मोटो, इन दोनों पर क्या टारगेट स्टॉप लॉस रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? हीरो मोटो में तो लास्ट वीक बुलिश एविडेंस बना है, तो अब क्लियरली 5500 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए और 7000 का टारगेट ले लेना चाहिए। बजाज ऑटो में जो 9252 का ब्रेकआउट आया है, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बजाज ऑटो 9200 से क्लाइंट्स के पास लॉन्ग होगा, सॉरी 9100 से क्लाइंट्स के पास लॉन्ग होगा, प्रीएम्प्टिव बाई, क्योंकि वीकली चार्ट पे ओपन लो चला था 9025, तो 9100 पे हमने दिया था। 9500 का जो स्विंग हाई था उसके पास आके अटका है। नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली इसको एब्जॉर्ब करेगा, 9500 के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगा 11240 रुपए का टारगेट खुलेगा। और आरबीएल बैंक 315 का लिया हुआ और एक्सिस बैंक पर, और ये राय जानना चाहते हैं आपकी। देखिए आरबीएल बैंक में ऑलमोस्ट जो सेलिंग कैंडल बनी थी 15 दिसंबर वाली नेगेट हो रही है, लेकिन 291 के ऊपर क्लियर होगा कि हाँ नेगेट हो गई है। तो 291 अगर निकला तो सॉरी गलत चार्ट, आरबीएल बैंक में वीकली पे फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का ब्रेकआउट बना है 311 रुपए पे, टारगेट 350 रुपए आ सकता है, 350 से 360 स्टॉप लॉस। अब करंट जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो 301 है, तो 301 का स्टॉप लॉस और 350 से 60 की रेंज आपका टारगेट होगा। एक्सिस बैंक में जो सेलिंग कैंडल बनी थी इसका हाई है 1290 रुपए, 1290 निकला एक्सिस बैंक, तो वापस से तेजी आ जाएगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1163 तक डिप देगा, बट 20 वीक मूविंग एवरेज 1216 के से ही ये बाउंस करना स्टार्ट कर दिया है, रेजिस्टेंस पे आया है। नई तेजी 1291 के ऊपर, एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ, 1290-40 के ऊपर बनेगी। मुजीब रहमान साहब हैं पारादीप, बाय कर ले क्या अभी? अंशुल भाई अभी इसका कारावास पूरा नहीं हुआ क्या, सजा पारादीप फॉस्फेट की? पैरादीप और अपोलो माइक्रो अभी दोनों में भी नहीं हुआ है। पैरादीप 196 के पास आपको बताया था कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, बहुत तेजी से 155 और 130 तक पिटेगा। 155 आगे बाउंस बैक दे रहा है, जिस भी दिन 155 तोड़ा 130 रुपए आएगा। सेम इज विद अपोलो माइक्रो, यहाँ पे भी 318 तोड़ के 221 आया था, बाउंस बैक 268 तक आ चुका है। जिस भी दिन अब 268 के नीचे टिका 221 और 162 तक नीचे आएगा। अच्छा अंशुल भाई 2-3 शेयर और बता दीजिए। एक ग्रीडी ट्रेडर के नाम से है, पहले ये बोल रहे हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान कॉपर 337 रुपए के लिए हुए हैं, बाय प्राइस है इनका 337, 440 शेयर पड़े हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि एग्जिट करें या होल्ड करें इसे? मैं निकल जाता सर, एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली दिख रही है, मैं एटीआर एक्सटेंशन के साथ मजाक नहीं करता हूँ। उससे ऊपर निकल जाए 100 में से 5 स्टॉक 4 स्टॉक निकल भी जाते हैं, बट आई वुड प्ले दी ऑड्स। 95% तो नीचे आते ही है ना, आई वुड प्ले दैट ऑड्स। ठीक है। रोहित बहल साहब पूछ रहे हैं जीएमडीसी सर करंट लेवल पे बाय कर लें? जीएमडीसी टाइमिंग मत कीजिए, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते जाइए। यहाँ पे ले लीजिए, डिप मिलती जाए तो डिप पे ऐड करते जाइए 500 540 500 की जोन तक। ये 2-3 साल का प्ले है, 1200 रुपए प्लस के टारगेट मिलेंगे। इसमें भी मैं टाइमिंग के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, धीरे धीरे अपना एक्यूमुलेट करते जाइए। ठीक है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज को ले सकते हैं यहाँ पर? गोदरेज प्रॉपर्टी नहीं, पूरा जैसे एफएमसीजी मेरे को वीक लग रहा है, रियल एस्टेट भी एक्सट्रीमली वीक है। मंथली चार्ट पे गोदरेज प्रॉपर्टी 50 मंथ मूविंग एवरेज पे 3, 6, 9, 12वां महीना है, लगभग 1 साल हो गया। हाँ, फरवरी 2025 से 50 मंथ मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। अगर ये प्रोटेक्ट हुआ, जो कि कंफर्म होगा 2552 के बाद, तो लेना भी है तो 2552 निकलने के बाद, नहीं तो जिस दिन 1900 तोड़ा, एक
तगड़ी सेलिंग आपको ले आएगी 1495 रुपए तक। ठीक है, एक हमारे दर्शक है, इनकी आईडी बनी हुई है श्रेया नेयर के नाम से 486। भाई आप कैसे कैसे आईडी बनाते हो, बड़ा अलग से ही सब चीजें होती हैं, सरनेम भी समझ नहीं आता, नाम भी समझ नहीं आता, नाम ब्रैकेट में लिख दिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर, इनके पास 50,000 रुपए हैं अंशुल जी, और ये पूछ रहे हैं कि सर कुछ शेयर बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए जहां पर कि ये पैसे लगा दें। मैं आई वुड बेट, मैं नेक्स्ट वीक में जहां भी ब्रेकआउट आएगा मैं वहां पे बेट कर लूंगा, बट क्लोज मार्केट में अगर आपको चाहिए तो एक जीएमडीसी ठीक लग रहा है, और एक दो जैसवाल निको निकल चुका, संदुमा भी लास्ट वीक निकल चुका। कोई नए स्टॉक्स अभी एक बार चेक करते हैं, वीकली का है। मंडे ज्यादा हेल्प कर पाएंगे सर, आज तो मुश्किल है, अभी तो मैंने स्कैन भी रन नहीं किए पूरे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मंडे आप हमारा शो बीच बाजार देखें, मंडे को हमारे साथ अंशुल जी होंगे, मंडे और ट्यूसडे, तो उस समय आप जुड़िएगा। उत्कर्ष बैंक का टैक्स रेल और केएनआर कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लग रहे हैं, ये सवाल है चंदर पाल सैनी जी का। बिल्कुल ठीक सर, पहले जी उत्कर्ष बैंक आप चार्ट देख के तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि ऑल टाइम लो पे, कोई फंडामेंटल वाले से पता कर लीजिए, अगर यहाँ आपको वैल्यू दिख रही है तो वैल्यू इन्वेस्ट कर सकते हैं। चार्ट देख के तो आप कतई कभी नहीं ले पाएंगे, और लो पे तो चार्ट कभी भी नहीं बाई कराता है। चार्ट में अगर कोई रिवर्सल आना भी है तो 22 रुपए के ऊपर आएगा, जो अभी तो आते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, टैक्स रेल और केएनआर कंस्ट्रक्शन, केएनआर कंस्ट्रक्शन भी प्री बजट रैली के चक्कर में 189 218 मिल जाए तो एक बार एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, या वहां पे सवाल पूछ लीजिए। और टैक्स रेल में भी बाउंस बैक 153 निकलना तो मुश्किल है, बट अगर निकला तो 183, बाकी उम्मीद बहुत कम है कि 153 निकलेगा टैक्स रेल पे, तो वहां पे निकलने की कोशिश कीजिए। नीचे 110 रुपए का टारगेट खुला हुआ है, तो दोनों स्टॉक केएनआर और टैक्स रेल सैलॉन रैलीज वाले ही कैंडिडेट हैं। ठीक है, वन मोबीक्विक और स्पंदना स्फूर्ति और वालचंद नगर, ये सवाल है जिग्नेश पटेल साहब का। सर आपका व्यू जानना चाहते हैं, वन मोबीक्विक, स्पंदना और वालचंद नगर। सर मोबीक्विक आपको याद होगा आईपीओ बेस्ड ट्रेड करने का तरीका कि 4 से 5 दिन में पूरा जूस निकालिए। ये स्टॉक 440 रुपए से 635 किया, और जिस दिन 440 तोड़ा वहां से 228, और बल्कि लो इसका बना है 219, यहाँ तक नीचे आ चुका है। तो स्टॉक एक्सट्रीमली वीक कैटेगरी में है। यही मैं स्विगी के लिए कह रहा था, यही चीज मैं मोबीक्विक के लिए कह रहा हूँ। जब तक प्रॉफिटेबल ना आ जाए ये न्यू एज कंपनी, तब तक खरीदने की जरूरत नहीं है। सस्ता खरीदेंगे और सस्ता होता जाएगा, प्रॉफिट में आ जाने दीजिए, महंगा खरीदिए और महंगा बिकेगा। तो सस्ता खरीदने में कोई अकलमंदी नहीं है, मेरे लिए कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में है जब तक 334 ना निकले और प्रॉफिटेबल ना आ जाए। दूसरा सवाल सर, स्पंदना स्फूर्ति और वालचंद नगर। वालचंद नगर में तो छोटा सा फ्लैगिश पैटर्न का ब्रेकआउट जो प्ले किया था 209 तक, उसके बाद अब 10-20 मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट कैच हुए हैं। नेक्स्ट वीक में अगर 195 निकला तो 221 तक का, इससे ज्यादा वालचंद नगर में करने कुछ छोटा सा स्कैल्प प्ले बस है। सेम इज विद स्पंदना, आईपीओ के बाद बाइंग क्लाइमेक्स, आईपीओ हाई जो स्टॉप लॉस कटा था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1063 पे, वहां से नॉन स्टॉप गिरते हुए आया 290, पुल बैक लेके 1200 गया, और उसके बाद जब 290 टूटा तो नया लो बना 183 का। तो फिलहाल पुल बैक मोड में है, मे बी 335 तक पुल बैक कर सकता है, बट ओवरहेड सप्लाई इतनी है कि मैं स्टॉक को जैसे 5-6 साल 7 साल एचईजी ग्रेफाइट नहीं देखा था, इसको अगले 5-7 साल तो मैं नहीं देखूंगा। एक हमारे दर्शक हैं सत्यनारायण गुप्ता जी नमस्कार सर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इसको करंट मार्केट प्राइस पे कहां तक जाएगा, मतलब इनका टारगेट ही ये पूछ रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का। सर कहां तक जाता है? 1020 का ब्रेकआउट था, 1090 टारगेट है। फिलहाल 75% बुक कर लेना चाहिए,
नया जब ट्रेड बनेगा तब दोबारा बाई कराएंगे। 950 रुपए से बाई बोलते 1090 ऑलमोस्ट आ चुका है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है शुभम मेहरोत्रा जी का। आइनॉक्स विंड 155 पर लिए हुए 13,000 शेयर, क्या करें सर इसमें? ये आई थिंक मैंने कल या परसों में भी बात की थी, आपसे की थी या किसी और गेस्ट से की थी, ये मुझे याद नहीं आ रहा। 128 के करीब तो आ गया है अंशुल भाई, लेकिन पिटा बहुत है। मतलब इनको अच्छा खासा लॉस हो रहा है इस काउंटर पर। अभी क्या उम्मीद लग रही है सर? बिफोर 3-4 हफ्ते पहले एक छोटा मतलब वेरी गुड हैमर और लास्ट वीक गुड हैमर बना है, बट जब तक 135-50 नहीं निकला तब तक मैं बायर नहीं हूँ। 150 के ऊपर फिर 151 तक के लिए मैं बायर रहूंगा। ठीक है। एक्सिस बैंक में एंट्री ले सकते हैं, ये पूछ रहे हैं। अब नई एंट्री 1290 निकला और सस्टेन किया तो ही बनेगी, नहीं में जब ब्रेकआउट आया था 1237 पे तब एक एंट्री बन रही थी, इसकी हम प्रॉफिट भी बुक कर चुके हैं। अरे भैया ग्रीडी ट्रेडर जी, आपके 440 वाले ये जो हिंदुस्तान कॉपर है सर, सवाल ले चुका हूं, आप शायद मिस कर चुके हो। सेम केस रोहित तिवारी जी का है। रोहित जी, आपका टाटा केमिकल पर सवाल सर ले चुका हूं, सारे सवाल ले चुका हूं, आपने शायद खुद ही उत्तर मिस कर दिया। और सेम केस हमारे सुशील जी के साथ है। सुशील जी, आपका भी सवाल ले चुका हूं सर एमटीआर टेक पर। लेकिन सवाल जिनका नहीं लिया है वो है पंकज रावत जी। इन्होंने मदरसन सुमी, वैसे तो मदरसन सुमी पर सर बात तो हो ही गई है, 45 पर आपने लिए हुए हैं। लेकिन इस पर चलिए मैं आपको दोबारा व्यू दिलवा देता हूँ। अंशुल भाई 45 के लिए हुए हैं, कब तक होल्ड करें, क्या टारगेट रखें? स्टॉप लॉस लगा लेना ज्यादा अच्छा है 46 का, और शांति से उसको छोड़ देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो लगभग 2 साल का ब्रेकआउट बन जाएगा। तो टाइम लगाने की जगह स्टॉप लॉस मेंटेन करते चलिए। आशु जी 46 का है और जी 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 बताएं सर। एक्चुअल स्टॉप लॉस 43 का है, एग्रेसिव स्टॉप लॉस 46 का है। ठीक है। आईटीसी पर भी बात हो गई है आशु अरोड़ा जी वैसे, लेकिन चलिए मैं आपका सवाल इसलिए ले लेता हूं क्योंकि पिछले दर्शक ने 351 के लिए थे, तो करंट मार्केट प्राइस पर ही लिए थे। इनका 390 का है अंशुल जी आईटीसी। एक साल ये रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा इनका भाव, उम्मीद कर सकते हैं? 370 तक बाउंस बैक कर सकता है सर, उसके ऊपर मेरे को शायद नहीं लग रहा है, तो 370 के आसपास रिव्यू करेंगे। बाकी 358 के नीचे टिकता रहा तो 280 का टारगेट खुला ही हुआ है। मोहम्मद रफीक साहब हैं, बोल रहे हैं विवेक जी, अंशुल जी, मनी 9 की पूरी टीम को नए साल की राम राम सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राम राम सर मोहम्मद रफीक साहब। अंशुल जी प्लीज एडवाइज इन टारगेट। लॉरस लैब 1055 के लिए हुए हैं, सीमैक 1053 के, और एचएससीएल भी लिए हुए हैं। सर मैं एक एक करके लेता हूं। लॉरस लैब 1055 के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? लॉरस लैब में आप स्टॉप लॉस या तो टाइट कर लें या प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचने लगे। अब लॉरस लैब में अपडेटेड स्टॉप लॉस आपका 1076 का होना चाहिए। ये टूटा तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें, नहीं तो स्टॉप लॉस रिवाइज कर। ठीक है। अगला सवाल है सीमैक 1053 रुपए का लिया हुआ है, इसमें क्या करें सर? सीमैक लिमिटेड पे 2 दिन की इनसाइड बार है, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट बनना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन पे 1050 का स्टॉप लॉस बनता है। बिल्कुल ठीक है। और अगला सवाल है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 474 का लिया हुआ है, इस पर क्या करें? एचएससीएल में फ्लैट का ब्रेकआउट है डेली पे 489 का, ऊपर में 528 तक जा सकता है। नॉट अ वेरी गुड बाई, लेकिन हाँ 60% ऑड्स फेवर में, अगर नहीं तो रखे रहिए। 528 अपर एंड ऑफ द रेंज जा सकता है। अंशुल जी एक सवाल मेरा है, कुछ आज गुरु ज्ञान नहीं दिया आपने। आज सर मैं आज थोड़ा स्कैन वगैरह अपडेट करने में लगा था, तो मैंने सुबह चार्ट खोल के, मतलब अभी स्कैनर रन ही नहीं किए हैं, प्रोबेबली सेकंड हाफ में स्कैनर्स रन करूंगा। अच्छा, कोई चार्ट पैटर्न कुछ समझाना चाहते हो तो आप बताओ, स्क्रीन शेयर कराएं दर्शकों। मंडे शो में देखेंगे। चलो ठीक है।
आशु अरोड़ा जी हैं, CMS इन्फो पर पूछ रहे हैं 420 की बाइंग है, 1 ईयर का टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या टारगेट रखें? CMS इन्फो, और ये 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक आना था, जो आ गया है। अगर यहाँ से अब 364 ऑड लेवल्स निकला तो 385 तक बाउंस बैक कर सकता है। स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स 500 था, 406 तक नीचे आया, फिर 532 तक पुल बैक दिया, और अब वापस से 385 का जो बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट था उसको तोड़ा है। बैक्स के बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि लगभग 331 का टारगेट है, लो भी बना है 337 का, तो लगभग वो भी अचीव्ड ही है। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे के टारगेट्स ऑलमोस्ट अचीव्ड है, बट ऊपर बन जाएगा ऐसा लगता नहीं है। चलिए ठीक है भाई, जो दर्शक बार बार सवाल पूछ रहे हैं वो वीडियो को पीछे जाकर स्क्रॉल कर देखना पड़ेगा। आप लग रहा है अपना सवाल मिस कर गए हो, लेकिन इस चक्कर में कुछ सवाल मिस हो जाते हैं। मैं लास्ट सवाल अब ले रहा हूं, मुझे भाई का फोर्टिस बाय कर लें या नहीं? फोर्टिस में आपको नहीं बनता सर। फोर्टिस ये सांप निकलने के बाद लकी पीटने से कुछ मिलना नहीं है। फोर्टिस में जब ट्रायंगल ब्रेकआउट 7 पे आ रहा था, 1050 के लिए हम प्ले किए थे, 4 का हाई बन चुका है। फोर्टिस में जब तक 1040 नहीं निकलता है, सेलिंग बार मंथली पे जो बनी है उसका हाई, तब तक फोर्टिस में नया कुछ नहीं बन रहा है। तो 1040 के ऊपर या फिर पैटर्न बने और पिवट नीचे की तरफ रिवाइज हो तब बाई बनेगा। वैसे तो लास्ट सवाल था, लेकिन एक सवाल भिड़े साहब का आया है पुणे से। किरी इंडस्ट्री, इस पे 700 रुपए पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। इसने 52 वीक लास्ट वीक 52 वीक हाई भी टच किया। अब मीडियम टर्म का व्यू, अंशुल भाई, इस काउंटर पर शायद डिस्कशन भी हुआ था किरी इंडस्ट्रीज पर हम लोगों का। फ्राइडे डिस्कस हुआ था सर, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। डे लो पे ऑलमोस्ट वीकली लो पे जाके क्लोज किया है, 600 रुपए टूटा। तो जो 65 मिलियन की बाइंग आई है ये पूरी ट्रैप हो जाएगी और लिक्विडेशन स्टार्ट होगा। लिक्विडेशन में 517 484 तक जा सकता है। ठीक है, देखिए भाई, अंशुल जी आए और सवाल रुक जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन एक टाइम समय सीमा है। अब 1 बज गया है। अंशुल जी को ऐसे जितना समय लिया था हमने उसको पूरा किया। अब अंशुल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए ऑन दिस वीकेंड। और नया साल आपके लिए भी, आप पूरी टीम के लिए मंगलमय हो। बढ़िया से आप ट्रेड करें, मेहनत करें। आप करते भी हो, सैटरडे भी आप ऑफिस जाते हो, पूरी बैक एंड रिसर्च पूरे वीक की करते हो। आप आराम से करो सर, एंजॉय करो आज का दिन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो फिलहाल इस खास पेशकश को अब यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।